Hello learners, welcome to IS Marathon and yes, here I am back with a new lesson and this is आपका सेकंड चैप्टर है ना। सेकंड लेसन है बेसिकली। अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस तरीके से किया जाता है वो वाला चैप्टर देख रहे हैं। ठीक, तो मैंने पहला लेसन आपको बता दिया, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक दिया था, तो आप उसको देख लेना एक बार। और यस, टाइप्स के कौन कौन से होते हैं अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए, तो वो टाइप्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर आज बताऊँगा, है ना। सो स्टार्ट करें। तो आर्टिकल 368 के बारे में मैंने बता दिया आपको पहले ही। और दो तरीके के अमेंडमेंट होते हैं, एक तो स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट से पास करा लो, एंड या फिर हम एक और करते हैं जो कि हाफ ऑफ द स्टेट्स से हम क्या करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से रेटिफाई कराते हैं। लेकिन कुछ और आर्टिकल्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो अमेंडमेंट प्रोवाइड कराते हैं ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिंपल मेजोरिटी के साथ करती है पार्लियामेंट, है ना। अब ये जो मेजोरिटी है बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस जो कि वहाँ पर हैं और वोट करेंगे, सिमिलर टू द जैसे कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होती है, कोई लॉ बनाया किसी से रिलेटेड, लेकिन वो अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, तो उसमें सिंपल मेजोरिटी की नीड है। आर्टिकल 368 के अंदर कवर नहीं होता वो, है ना। यस, तो तीन तरीके से हो सकता है, टाइप्स मैंने आपको बता दिया, दो तीन तरीके से हो सकता है। व्हाट आर द थ्री वेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट इज yes, amendment by simple majority of the parliament. Second, amendment by special majority of the parliament. And third is amendment by special majority plus ratification of half the states legislature. ठीक, तो यस, तो बाय सिंपल मेजोरिटी सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं तो कि सिंपल मेजोरिटी से किस तरीके से और कौन कौन से चीज़ें हैं जो हम अमेंड कर सकते हैं। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्रोविजंस, ये आर्टिकल 368 के बेसिकली स्कोप से बाहर है ना। लेकिन ये जो प्रोविजंस हैं इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके इनमें चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि सर एंड मैम, आपका फर्स्ट आता है कि नया स्टेट बनाएं या फिर इस बेसिकली एडमिट करें, ठीक है, या मर्ज करें किसी स्टेट को किसी के साथ। सेकेंड आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्रीज और द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक, ये मैंने बता दिया। थर्ड आता है आपका अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना। देखो, दो तरीके से होता है, आगे डिटेल में समझाऊंगा, अभी जो है हम ब्रीफ में देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर दोनों हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनको ये हटानी है, ठीक है, कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करना है, तो ये एक रेजोल्यूशन पास करेंगे असेंबली में, पार्लियामेंट को बोलेंगे कि हमको जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना है बेसिकली। तो पार्लियामेंट के ऊपर ये डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा क्योंकि इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। पार्लियामेंट इज़ फ्री टू चूज़ टू एक्सेप्ट द प्रोविजन, जो रेजोल्यूशन इन्होंने दिया है, या फिर उसको डिक्लाइन कर दें कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल हटानी है कि नहीं, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ ये हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका, मान लीजिए किसी स्टेट के पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन वो कहते हैं कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है ना। कोई कोई स्टेट में मैनिफेस्टो में भी डालते हैं, चलो ठीक है। सो यस, तो इसमें क्या होगा कि ये भी एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और पार्लियामेंट से कहते हैं कि हमारे यहाँ पर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दीजिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट की ही ये ड्यूटी है कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी चाहिए, हटानी चाहिए, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन पार्लियामेंट। नेक्स्ट आता है कि सेकेंड शेड्यूल का जो पार्ट्स है, जैसे कि एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, उसके अलावा जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है। यस, नेक्स्ट है कोरम। कोरम ऑफ द पार्लियामेंट, कोरम ऑफ पार्लियामेंट क्या है, यानी कि इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर 10% लोग आए हैं, 1/10 लोग आए हैं, आउट ऑफ 545 मेंबर्स, अगर 1/10 पीपल आए हैं वहाँ पर, तो जो है ये कोरम होता है और यहाँ पर जो है प्रोसीडिंग्स आगे चलती है, ठीक। प्रोसीडिंग्स जो है वो चलेगी पार्लियामेंट की, ठीक है। जो आपके स्पीकर है उसको एडजर्न नहीं करते फिर, है ना। नेक्स्ट आता है आपका कि सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी अमेंडमेंट के इसके अंदर ही आएगा। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है कि प्रिविलेजेस क्या है पार्लियामेंट के, उसके मेंबर और उसकी कमिटीज़ को। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज पार्लियामेंट में यूज़ होनी चाहिए कि नहीं, है ना, तो इसके ऊपर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्यूसिंग जज ऑफ द, आई मीन कितने नंबर ऑफ जज और क्या उनका स्ट्रेंथ होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। अभी रिसेंटली इसकी बात आई थी, अभी जो है हमारी कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया था दैट 31 से हम 34 कर रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रेंथ है इस टाइम पे हमारे सुप्रीम कोर्ट की, ये याद रखना नंबर। उसका आता है आपका कन्फर्मेंट ऑफ द मोर जुरिडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ये भी इसकी ये भी ड्यूटी पार्लियामेंट की है।
नेक्स्ट यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, नेक्स्ट सिटीजनशिप एक्वाजिशन करनी हो या फिर उसको टर्मिनेट करना हो। तो ये सब आर्टिकल प्रोविजंस एक्चुअली आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ आपकी कौन है आर्टिकल 368, है ना। उसके बाद आती है आपकी जैसे कि इलेक्शंस हुए हैं, डिलिमिटेशन। और डिलिमिटेशन बेसिकली क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर कितनी सीट है भाई, पार्लियामेंट के अंदर कितनी सीट से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, टेरिटरी के अकॉर्डिंग जो डिलिमिटेशन कमीशन आपका होता है वो वहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स फिक्स करता है, नंबर ऑफ़ रिजर्व सीट फिक्स करता है। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम है ना। सो ये एक्सरसाइज इसके बारे में हम जो है डिटेल में और सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे काफ़ी, ठीक। यूनियन टेरिटरीज, उसके अलावा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में यहाँ पर उसके स्कोप से बाहर होता है आर्टिकल 368 के अंदर, लेकिन इट इज़ कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी। इसको हम सिंपल मेजोरिटी से पास करा सकते हैं, जितने भी मैंने आपको 18 प्रोविजंस बताएं। नेक्स्ट आता है स्पेशल मेजोरिटी। किस केस में चाहिए अपन को कि ऐसी मेजोरिटी जिसको पार्लियामेंट की जो टोटल मेंबरशिप है ना, टोटल मेंबरशिप ईच हाउस, बोथ हाउसेज एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनको वोट करना पड़ेगा मोर देन 2/3, ठीक है, ये रखना। सिंपल क्या होती है 50+1, बस 50+1 ये मेजोरिटी है, 50+ सिंपल, तो ये 2/3 है, ये स्पेशल मेजोरिटी होती है ना। टोटल मेंबरशिप का यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या डिनोट करता है, ये करता है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं एक्चुअली हाउस में। ये मतलब नहीं है कि कितने वहाँ पर वैकेंसीज हैं, कितने एब्सेंटीज हैं, इससे कोई मतलब नहीं। टोटल मेंबरशिप अगर इतनी है उससे 2/3 पे, तो मतलब जितने एब्सेंट होंगे उतने ही मेजोरिटी पार्टी को जिसको पास कराना उतना ही उसको लॉस होता है, ठीक है। इसलिए वो विप भी जारी कर देते हैं कि आपको जो है यहाँ पर आकर के वोट देना है और इसके फेवर में देना है। विप जारी करना पॉलिटिकल पार्टी का राइट भी है और वो करते भी हैं। अब स्पेशल मेजोरिटी से कौन कौन से केसेस हैं जो बेसिकली प्रोविजन है जो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स हुए, आपके DPSPs हैं, राइट। अब उसके अलावा वो सारे प्रोविज़न जो कि आपके 1st एंड 3rd कैटेगरी में कवर नहीं होंगे, 3rd यानी कि जो हम बताने वाला है, ठीक। पहली कैटेगरी हमने देख ली थी सिंपल मेजोरिटी से, तो वो सब चीज़ें जो कि स्पेशल मेजोरिटी की नीड है, जैसे फंडामेंटल राइट प्रिंसिपल्स हुए आपके, ठीक है। तो इन सबसे रिलेटेड बातें कहाँ पर अमेंड कर सकते हो आप स्पेशल मेजोरिटी के साथ, है ना। सो थर्ड आती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर फेडरल फीचर होना जरूरी है। फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई बात आती है दैन यू नीड पार्लियामेंट नीड टू बी पास्ड इट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड हैड टू टेक द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, जो कि सिंपल मेजोरिटी से होता है और आमतौर पर पास हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इफ़ वन और मोर जो स्टेट्स हैं या फिर जितने भी सारे के सारे रिमेनिंग स्टेट्स टेक नो एक्शन ऑन द बिल दैन इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि उस देखो मान लीजिए क्योंकि अगर हाफ ऑफ द स्टेट्स ने कंसेंट दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हाफ ऑफ द स्टेट्स ने कंसेंट दे दिया लेकिन रिमेनिंग स्टेट ने कोई एक्शन नहीं लिया या फिर उसको पास नहीं किया, दैन इट इज़ अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि फॉर्मेलिटी है ना, तो कंप्लीट हो चुकी होती है क्योंकि हाफ ऑफ द स्टेट ने पास कर दिया, यानी कि इट इज़ पास ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ठीक, इतना सिंपल। सो देर इज़ नो टाइम लिमिट विद इन विच स्टेट्स दिस स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट। ये इस बिल मतलब प्रोसीजर के अंदर मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि कितना टाइम के अंदर जो है बिल पास होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर से। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन या उसके मैनर। अब देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है, आपके स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स भी लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, और आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स भी लेते हैं, इसलिए इट इज़ क्वेश्चन ऑफ फेडरल फीचर, है ना। सो इसलिए जो है ये वाली इस कैटेगरी के अंदर रखा है, यानी कि कंसेंट ऑफ द स्टेट इज द मस्ट। अब नेक्स्ट आता है कि एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, यस ऑफ कोर्स, ठीक है, ये भी आएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन, यानी कि आपकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स की ड्यूटीज़ हैं वो किस टेरिटरी के अंदर आएगी, यूनियन, स्टेट, ये सब बातें जो अमेंडमेंट के अंदर लिखी जाएगी, तब उसका कंसेंट लेना पड़ेगा हमको स्टेट्स का। GST बिल्कुल GST के अंदर लिया गया था, है ना। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल की जितनी भी लिस्ट है बेसिकली उसमें 3rd आपकी कैटेगरी का जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन यानी कि राज्यसभा में। और यस, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, देखो 368 को अगर इसी को अमेंड करना है तब भी हमको कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़
has to be passed by special majority of course in the parliament, and half of the states should be pass दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि कौन सा, यानी कि 368 आर्टिकल को स्वयं को, ठीक है, 368 आर्टिकल को खुद को अमेंड करना हो तब। सो यस, तो ये था प्रोसीजर एक्चुअली। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म देखते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म है इस अमेंडमेंट प्रोसीजर का। सो पहला क्रिटिसिज्म ये है कि देर इज़ नो प्रोविजन फॉर ए स्पेशल बॉडी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस हैं यूएसए में, है ना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो इसको अमेंड करने के लिए। ऐसा कुछ स्पेशल सा बनाया नहीं है। जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है वही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब ये है कि कानून बनाए, ना कि संविधान को बदले। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि जो, क्योंकि उस टाइम पे भी देखो, आज जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ये उनकी डिफरेंट सेटिंग्स होती थी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन इस दिन करना है, यस, एंड कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम उनको इस दिन करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बनता था उसको चेयर कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल। और जिस दिन लेजिस्लेटिव फंक्शन होते थे वो कौन करता था? मिस्टर मावलांकर करते थे, बिल्कुल करते थे जी, है ना। तो इस तरीके से तो हमने पहला देखा क्या क्रिटिसिज्म है कि कोई स्पेशल बॉडी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। सेकंड, जो कौन अमेंड करने को इनिशिएट कर सकता है? ओनली पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है कोई बात। जैसे यूएसए में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है, ठीक है। सो यस, अब यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर इनिशिएट तो नहीं कर सकती, बट प्रपोजल दे सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल दे सकती है। एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि 2-3 स्टेट मिल करके, या फिर उनकी जो काउंसिल्स हैं, आई मीन जो असेंबलीज हैं, वो कि जो पर्टिकुलर इस थिंग पर पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में। तो अगर स्टेट असेंबली करती हैं और पार्लियामेंट के ऊपर डिसीजन होता है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो उस पर फिर कानून बना सकती हैं, राइट। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपको अभी समझाया मैंने थोड़ी देर पहले, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, है ना। तो उसको क्रिएशन, उसका अबॉलिशन करने में रोल सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट करता है, अगर रेजोल्यूशन पास कर देने के बाद स्टेट्स, है ना। तो पार्लियामेंट कैन आइदर अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकती है इन रेजोल्यूशंस को। तो और कोई एक्शन भी ना ले तो भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है, ठीक। मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन, या तो वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू इसको पास करा लेगी या सिंपल मेजोरिटी के थ्रू इसको पास करा लेगी। बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जब स्टेट का कंसेंट लेना पड़े, उसकी ज़रूरत पड़े, ठीक। और अगर मान लीजिए कभी लेना ही पड़ेगा, जैसे कि इन केस ऑफ जीएसटी तो लेना पड़ा था। तो अब यहाँ पर बात आती है कि यूएसए में ऐसा नहीं है कि वहाँ तो 3/4 ऑफ द स्टेट्स की परमिशन चाहिए होती है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम कि किस टाइम फ्रेम के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर को ये रेटिफाई करना पड़ेगा या फिर रिजेक्ट कर दें, है ना। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। और एक बहुत ही मेजर क्रिटिसिज्म जो है वो ये है कि कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। आप इन केस ऑफ ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं, एक्ट होते हैं, इनमें कोई आपके जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। अगर कभी डेडलॉक हो जाता है दैन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे अगर कभी कोई डेडलॉक हो जाता है तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए एक जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनरी बिल के केस में है, ठीक है, यस। सो द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल मेजोरिटी वाले केस में, क्योंकि अमेंडमेंट वैसा ही तो है। देखो लेजिस्लेटिव कोई लॉ बनाया हमने कोई किसी चीज़ के लिए जिसमें अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी सिंपल मेजोरिटी से पास करा लेंगे, अमेंडमेंट को भी उसी की तरह पास करा लेंगे। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस क्या रह जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ चीज़ को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करा लो, ठीक। नेक्स्ट आता है कि द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट प्रोसीजर आर टू स्केची, हैंस दे लीव अ वाइड स्कोप फॉर टेकिंग द मैटर्स टू द जुडिशरी। देखो बहुत ही स्केची होता है, हाई फाई टर्म्स यूज़ कर लेते हैं एंड, है ना। और आई मीन जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो अपने आप में ही, क्योंकि उसके अंदर स्कोप बहुत बड़ा है, और फिर जो जुडिशरी है वो इन मैटर्स में फिर जो है थोड़ा सा इंट्रूजन करती है ना। अब इतने सारे मतलब ये लूप होल्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। सो अब इसमें ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो फ्लैक्सीबल भी नहीं है और इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं है, रिजिड भी नहीं है। कैसी वीर सर एक बहुत ही अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि यस इट स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। तो इनका ये कहना है।
और जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना है कि हम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि वाइल वी वांट द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी सॉलिड एंड परमानेंट, ठीक है, बट देयर कैन बी नो परमानेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। परमानेंट तो चाहते हैं लेकिन परमानेंस नहीं होगी इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम एंड चेंजिंग डिमांडिंग नीड्स ऑफ द टाइम। अगर जिस तरीके से होगा उस तरीके से हम इसको अमेंड करते चले जाएंगे ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम कर सके, ठीक है। और जो हमारे प्रियम्बल और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के एम थे उनको अचीव करने में मदद करें, ठीक। देयर शुड बी सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी, ये जवाहरलाल नेहरू सर कह रहे हैं, इफ़ यू मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड परमानेंट यू स्टॉप द नेशन ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल। तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी इस आप ठीक है रिजिड या परमानेंट है तो दैन इट इज़ हर्डल फॉर द नेशंस ग्रोथ, राइट। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कमेंट ना हो तो ऐसा तो हो सकता नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सूरज ना निकले, ठीक है। यस, तो भीमराव अम्बेडकर सर ने भी कहा है, मैं सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से कनाडा में वहाँ पर हक नहीं है किसी को, मतलब लोगों को, देयर इज़ नो राइट टू द पीपल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा, उस तरह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना कि हमारा जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह जहाँ पर हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स एंड कंडीशन को फिल करना है ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट हमारा एक बहुत ही फिसाइल प्रोसीजर है ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकें, राइट। उसके अलावा लास्ट दो चीज़ें और देख लो। कैसी वीर सर ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट देखे और ये एडमायर भी करते हैं इस बात को, ठीक। तो ये कहते हैं कि दिस वेराइटी ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर इज़ वाइज बट रियरली फाउंड, बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, ये अकॉर्डिंग टू द केसी वीर है। ग्रैनविल ऑस्टिन वन ऑफ द मेजर क्रिटिक भी है और एडमायरर भी है, ठीक है, और एक्सपर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट काफ़ी बड़े, राइट। इन्होंने कहा कि द अमेंडिंग प्रोसीजर हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ वन ऑफ द मोस्ट एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ थोड़ी तारीफ, बट ऑल्दो इट अपीयर्स कॉम्प्लिकेटेड इट इज़ मियरली डाइवर्स, ठीक है, डाइवर्स नहीं है, ये इनका ऐसा मानना है। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस तरीके से होता है, उसके क्रिटिसिज्म क्या थे, राइट। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, दैट इज़ चैप्टर 11। बहुत ही फुर्ती से, बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ हम अब लेक्चर कवर करने वाले हैं, और अब जो है वो बैक टू बैक लेसन्स आएंगे और कुछ नई चीज़ें भी आने वाली है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। और ज़्यादा कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन सबके ट्रैप पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको हमेशा कहा कि टीचिंग इज़ नॉट अ बिजनेस, तो इसको बिजनेस तो बनने ना दे, सपोर्ट करें, जो चाहते हैं इस तरीके के एम को लेकर चलते हैं उसकी मदद करें आप, ठीक। तो शेयर करें इसको जितना हो सके। मिलते हैं अगले समय, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।